बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। एक तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये मोहसिन नकवी साहब की तस्वीर है। एक कारपेट उनके लिए बिछाया गया है और ये कारपेट एक कब्रिस्तान में बिछाया गया है, जहाँ पर वो अपने बुज़ुर्गों की कब्र पर हाज़िरी देने के लिए या अपने बड़ों की जो है वो कब्र पर फातह ख़ानी के लिए दुआ करने के लिए तशरीफ़ ले गए हैं। और जनाब उनके एज़ाज़ में या उनके लिए कब्रिस्तान में कारपेट बिछाया गया है, रेड कारपेट इस्तकबाल है या राहदारी उनके लिए बनाई गई है कि उनको मिट्टी पे ना चलना पड़े। उनकी शान में जो है वो उनको कोई परेशानी ना हो कि वो मिट्टी पे से गुज़र के कब्रिस्तान तक अपने मखसूस कब्र तक चले जाएं। ये मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो उनकी ये तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पे काफ़ी चल रही है। मोहसिन नकवी साहब, एक तो मुझे ये समझ नहीं आती, जब कोई बंदा वज़ीर आला बनता है, किसी बड़े मनसब पर पहुँचता है, तो वो अपने बड़ों की कब्र पर हाज़िरी के लिए यानी उसको प्रोटोकॉल क्यों चाहिए होता है। उस्मान बुज़दार साहब जब वज़ीर आला बने, सबसे पहले उन्होंने जहाज़ भरा और जहाज़ भर के जनाब अपने वालिदैन की कब्रों पे चले गए। और ये जो उस्मान बुज़दार साहब थे, उस वक्त भी उन पे हमने काफ़ी तनकीद की थी कि जनाब ये वज़ीर आला बनने के बाद पहली हाज़िरी वहाँ पर देना ज़रूरी क्यों और सरकारी प्रोटोकॉल में देना ज़रूरी क्यों है। वही काम मोहसिन नकवी साहब भी कर रहे हैं। ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि क्या कहना चाहिए, अल्फाज ही मुझे समझ नहीं आ रहे मैं क्या कहूँ इनके लिए कि ये कैसी बेहिसी है कि आप कब्रों के बीचों बीच कारपेट बिछवा कर चलें। आप कहेंगे कि जी मुझे नहीं पता था, स्टाफ ने बिछा दिया। और भाई आपने इस पर खफगी का इजहार ही कर दिया होता, नाराज़गी का इजहार ही कर दिया होता। एक तस्वीर में सोहेल बड़ाई साहब भी साथ दिखाई दे रहे हैं, तो शायद कुछ सहाफ़ियों को भी वो साथ ले गए हैं। मगर क्यों कारपेट उनके लिए बिछाया गया है? सरकारी ख़जाने का बेदरेग इस्तेमाल। ये गरीब कौम है भाई, ये गरीब कौम है, इसके पास इसके की पाई पाई जो है वो कीमती है, और आप जनाब प्रोटोकॉल के साथ कब्रिस्तान जा रहे हैं और इस प्रोटोकॉल में आपके लिए कारपेट बिछाए जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही अफसोस की बात है जो मोहसिन नकवी साहब ने किया है। इस पर उनको माज़रत तो कम से कम कर ही लेनी चाहिए कि जी ये नादानिस्तगी में होगा, कुछ कह दें, कोई बहाना बना दें। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट हो रहा है कि अब अपने आप को निगरान वज़ीर आला बनाया जाए तो आप अपने बड़ों की हाज़िरी के लिए भी अपना प्रोटोकॉल लगवाएंगे, और प्रोटोकॉल भी इस हद तक कि आपके लिए रेड कारपेट बिछाए जाएंगे। तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। अच्छा जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर तो यकीन खुश होगी कि इलेक्शन मिल गए हैं। वो इलेक्शन ही मांग रहे थे और इलेक्शन कमीशन ने तारीख दी है। बावजूद इसके कि इलेक्शन कमीशन ने तारीख दी है सदर को, और फिर सदर ने हतमी तौर पर तारीख दी, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो उसके बावजूद तहरीक इंसाफ उनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कड़े एहतसाब का मुतालबा कर रही है। तहरीक इंसाफ कह रही है कि आइनी मनसब की हुर्मत पामाल की गई, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कड़ा मुहासबा क्यों किया जाए, क्योंकि इन्होंने आइनी मनसब की हुर्मत पामाल की, इन्होंने दस्तूर और जमहूरियत के ख़िलाफ़ संगीन जराइम का इर्तिकाब किया, इन्होंने अदालत उज़्मा के किरदार को उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने कहा है कि हम अदालत उज़्मा के किरदार को कदर व मंजिलत की निगाह से देखते हैं, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से वो समझते हैं कि उन्होंने दस्तूर पर नाफरमानी की तलवार चलाई, और वह समझते हैं कि सरबराह रियासत से तसादुम जैसे जराइम का इर्तिकाब किया। यानी जब सदर आरिफ अलवी ने कहा कि आप यहाँ पर आएँ और आकर मुशावरत का हिस्सा बने, उस वक्त इनकार कर दिया, और सदर जब जब कोई अहकाम देते रहे इलेक्शन कमीशन उसको नज़रअंदाज करता रहा, उससे इनकार करता रहा। तो सरबराह रियासत से तसादुम जैसे जराइम का इन्होंने इर्तिकाब किया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है। पूरी चार्जशीट लगा दी है तहरीक इंसाफ ने सिकंदर सुल्तान राजा पे। वो कहते हैं गुज़श्ता 18 माह में कम से कम 4 मरतबा आइन की खिलाफ वर्जी की है इलेक्शन कमीशन ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। वो कहते हैं कि उन्होंने इंतखाबात के इनेकाद की हर मौके पर मुखालफत की, जब जब इंतखाबात होने थे इन्होंने मुखालफत की, तो ये आइन से खिलाफ वर्जी थी, रूगर्दानी थी। वो कहते हैं कि जी पीटीआई के इस्तीफ़ों के बाद 125 से ज़्यादा हलकों में ज़िम्नी इंतखाबात से इन्होंने गुरेज़ किया और यूँ लोगों को उनके हक़ इंतखाब से महरूम रखा। फिर वो कहते हैं कि पंजाब केपी में इंतखाबात के इनेकाद पर भी आइन से इन्हराफ किया गया, और फिर ये तजवीज़ कर रही है तहरीक इंसाफ के इन्हें सदर मुमलिकत के पास भेज देना मुशावरत के लिए काफ़ी नहीं है। यानी इनको ये एहसास दिलाना कि आप गलत कह रहे थे, मुशावरत आपको करनी चाहिए थी, आपको जाना चाहिए था और सदर ने तारीख देनी है। वो कहते हैं कि जी उनकी ये इस्लाह करना या सिर्फ सदर मुमलिकत के पास भेज देना काफ़ी नहीं है, बल्कि आइन और जमहूरियत के ख़िलाफ़ मुजरिमाना रविश इख्तियार करने पर उनके ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए मुजरिमाना रविश इख्तियार करने पर। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है। तो तहरीक इंसाफ बावजूद इसके कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर से मुशावरत करके इलेक्शन की डेट दे दी है, लेकिन तहरीक इंसाफ समझती है कि ये काफ़ी नहीं है
कि इससे इनके जराइम धुल नहीं गए, बल्कि इन्होंने आइन और दस्तूर से खिलाफ वर्जी इसी खिलाफ वर्जी की है, जिसकी पादाश में इनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है। अच्छा जनाब, एक ख़बर ये है कि एक और एंकर को टीवी चैनल से निकाल दिया गया है और उनका नाम है चौधरी गुलाम हुसैन। ये वीडियो मैं थोड़ा सा अर्ली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब आप इसको देखेंगे तो उससे चंद घंटे पहले रिकॉर्ड हो रही है, किसी वजह से मुझे कहीं जाना है। अच्छा, अब बात यह है कि हो सकता है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि हो सकता है थोड़ी देर में कुछ और अपडेट भी आ जाए, क्योंकि इतला ये मिल रही है कि शायद टैलेंट न्यूज़ से भी 1-2 एंकर्स को फारिग किया जा रहा है। अच्छा, अब चौधरी गुलाम हुसैन साहब जो हैं, ये पहले नहीं, आप जानते हैं, ये मेरा ख्याल है कोई 10-12 लोग तो 10-12 एंकर्स तो हो गए जो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं। ख़ुद मैं उसमें शामिल हूँ। तो अब आप देख लें कितने लोग हो गए। मैं यानी असदुल्ला ख़ान, सिद्दीक जान, वो भी, उनकी भी नौकरी ख़त्म हो चुकी है। समी इब्राहीम, उनको भी नौकरी से निकाला जा चुका है। ज़फ़र हिलाली साहब को पहले ही निकाला जा चुका है, मुझसे भी पहले निकाल दिया गया था उनको 92 में। अच्छा, फिर औरिया मकबूल जान साहब जो हैं, उनकी भी नौकरी ख़त्म हो गई। हारून रशीद साहब को निकाला गया उनकी जॉब से। आफ्ताब इकबाल को जाना पड़ा अपनी नौकरी छोड़कर यहाँ से, पाकिस्तान से बाहर। इमरान रियाज ख़ान जो हैं, वो तो पहले ही अपनी गिरफ़्तारी और उनका जो वो जो हिरासत में रहे हैं, उससे पहले उनकी नौकरियां ख़त्म की जाती थीं और वो भी बेरोज़गार एंकर के तौर पे गुजार रहे हैं। इसके अलावा काशिफ बासी साहब भी ऑफ एयर हैं। मारिया मेमन के बारे में भी ख़बरें आ रही हैं कि शायद वो भी पाकिस्तान से बाहर जा रही हैं। कंफर्म ख़बरें नहीं हैं, लेकिन ख़बरें आ रही हैं। ख़ावर गुमन साहब पाकिस्तान से बाहर हैं, पता नहीं वापस आते हैं कि नहीं आते। कल अदील राजा को निकाला गया। अदील राजा अगरचे एंकर नहीं है, लेकिन वो प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट में बहुत अहम किरदार रखते हैं ARY में। वो पहले अरशद शरीफ के प्रोड्यूसर थे, फिर काशिफ बासी के प्रोड्यूसर थे। तो अदील राजा को निकाल दिया गया है। इसी तरह से इनसे यहाँ से भी ख़बरें मौसूल हो रही हैं। टैलेंट न्यूज़ है जिसका मैंने भी जिक्र किया, और हो सकता है जब वीडियो आपके पास पहुँचे तो 1-2 इजाफा ही हो चुका हो इसमें। तो ये 10-12 एंकर्स तो अभी मुझे फ़ौरी तौर पर जो याद आए मैंने लिख लिए हैं। हो सकता है आपके ज़हन में भी कोई नाम आ रहा हो कि उनको भी जो है वो भी बेरोज़गार एंकर्स की फ़हरिस्त में शामिल हैं, यानी जो अपनी नौकरी नहीं कर पा रहे हैं मखसूस हालात की वजह से। तो ये देखिए जनाब, ये है आज़ादी सहाफ़त। और अभी आ रहे हैं इलेक्शन में ज़ाहिर है एंकर्स का क्या काम होता है, जर्नलिस्ट का क्या काम होता है। अब ये सारे लोग जिनका नाम लिया मैंने, ये एंकर्स हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार के तौर पर बैठते हैं, एंकर्स हैं, तज्ज़ियाकार हैं, एक ही बात है। अब आ रहे हैं इलेक्शन में ये सारे लोग अपनी राय का इजहार करते हैं। ख़ुद मैं फील्ड में जाता हूँ और फील्ड में जाके हर हल्के में कवर करता हूँ, देखता हूँ कहाँ पर क्या चल रहा है, अपनी एक राय देता हूँ। 17 जुलाई के इलेक्शंस के हवाले से मैंने 14 सीटें बताई थी कि 14 सीटें तहरीक इंसाफ निकालेगी। तहरीक इंसाफ ने उससे भी अच्छा परफॉर्म किया, 15 सीटें निकाली। तो एक असेसमेंट होती है हमारी, एक सर्वे होता है जो हमने देना होता है हर हल्के का। हमें उस हल्के के डायनेमिक्स के लिहाज से हम कहते हैं कि जी कौन जीत रहा है, एक असेसमेंट होती है। पिछली दफ़ा आप अगर मेरी 92 की ट्रांसमिशन निकाल के बैठें तो मैं 110 के करीब सीट से दे रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। आप ट्रांसमिशन निकालें, मुझे याद है कि इरशाद आरिफ साहब कहते हैं कि 125 सीटें बता रहे थे। मैंने मोटी मोटी किताबें बनाई हुई और हर हल्के की डिटेल्स मेरे पास हैं और मैं हर हल्के को एनालाइज़ करता हूँ और फिर उससे कैलकुलेट करता हूँ। मैं ज़ुबानी नहीं कहता कि जी मेरा अंदाज़ा ये है कि 110 सीटें आएंगी। ज़ाहिर है उसमें 5, 10, 15 सीटें आगे पीछे हो सकती हैं, रिजल्ट्स गैर मुतवक्के तौर पर आ जाते हैं। लेकिन बहरहाल हर सहाफ़ी जो भी इलेक्शंस पे काम करता है वो अपनी एक राय का इजहार करता है। तो आने वाले दिनों में हमें ये करना है, और अगर हम ये नहीं कर पा रहे होंगे तो कैसे इलेक्शंस के बारे में पता चलेगा। अब टीवी चैनल्स पर बैठकर तो वो लोग जो बाकी रह गए हैं वो तो फिर वही करेंगे जो उन्होंने करना है। तो इलेक्शन से पहले जो है ना, ये मुख्तलिफ आवाज़ें जो हैं उनको, या आज़ाद आवाज़ें मैं कहूँगा, उन आवाज़ों को बंद किया जा रहा है ताकि इलेक्शंस हो सकें। अभी मुझे नहीं पता कि आइंदा दिनों में हालात क्या होंगे। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएंगे कहीं हालात इससे भी ज़्यादा ख़राब ना हो जाएं। तो बहरहाल चीज़ें कुछ इसी तरह से बेचैनी और परेशानी का इस वक्त जो है वो एक मंज़र है। अभी आप देख रहे हैं कि मैं बात करते हुए भी बार बार जो है ना वो सोच विचार कर रहा हूँ कि कितनी बात करनी चाहिए, कितनी नहीं करनी चाहिए, ताकि कम से कम बात तो होती रहे। अच्छा चलिए जनाब, डॉक्टर फैसल साहब जो हैं वो इमरान खान से कल मिले थे। मैं कल भी ये क्लिप शेयर करना चाह रहा था और इसको थोड़ा सा एनालाइज़ करना चाह रहा था कि डॉक्टर फैसल साहब ने क्या फरमाया कल इमरान खान से मिलने के बाद। 13 सेकंड का क्लिप मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ, सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूँ मैं क्लिप क्यों सुनवा रहा हूँ आपको। सुने।
या ब्रीफली उनको एग्जामिन किया और उनको देखा, उसमें मुझे तो ऐसी कोई चीज़ वाज़ेह तौर पर नहीं नज़र आई, और वो बल्कि हशाश और खुश और एक्टिव और जैसे उनका नॉर्मल सेहत अच्छी है उसी तरह मुझे दिखे और उसी तरह से नज़र आए। तो इसका तो जवाब यही है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि मैं इमरान खान से मिला हूँ, वो बिल्कुल हशाश बिशाश है, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। आम तौर पे जब भी बड़ा कोई सियासतदान हमारा जेल में जाता है तो उसके बारे में शोर शराबा मच जाता है कि जी उनकी हालत बहुत ख़राब है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और उनको जो है वो उनको अस्पताल मुंतकिल करना चाहिए, उनको अस्पताल ले जाया जाना चाहिए। और हमने देखा, मैं शायद कल जिक्र भी कर रहा था इसका, कि सब लोग जो हैं वो जेल में काटते हैं, अस्पतालों में अपनी जेल काटते हैं। खुर्शीद शाह हों, उन्होंने अपनी जेल अस्पताल में काटी, शजीद मेमन ने काटी, नवाज शरीफ साहब जेल में मौजूद रहे जब वो अस्पताल में मौजूद रहे। फिर ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनका वो भी आँख के ऑपरेशन के बायस अस्पताल मुंतकिल हुए और 3 महीने तक अस्पताल में रहे। कौन सा आँख का ऑपरेशन है जिसके लिए 3 महीने आपको अस्पताल में एडमिट रहना पड़ता है? तो वो जो अपनी उन्होंने आमदन से ज़्यादा साज़ों के केस में थोड़ी बहुत जेल काटी, वो अस्पताल में काटी। तो यहाँ पर बजाय इसके कि डॉक्टर फैसल बाहर आके कहते हैं कि जी इमरान खान की सेहत बहुत गिर रही है, उनको बड़ा मसला, उनको तो फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करना चाहिए, इसके बजाय वो आकर कह रहे हैं कि जी इमरान खान बिल्कुल फिट है, बिल्कुल उनकी तबीयत ठीक है, कोई मसला नहीं है। इससे साबित ये होता है कि इमरान खान, उनकी टीम, उनकी मेडिकल टीम, उनका वो कोई भी किसी भी किस्म की हेल्थ ग्राउंड्स पे जो है वो रिलीफ नहीं मांग रहे, जबकि बाकी हमने देखा कि बाकी सियासतदान हेल्थ ग्राउंड्स पे रिलीफ मांगते रहे हैं। लेकिन इमरान खान हेल्थ ग्राउंड्स पर रिलीफ मांगने को तैयार नहीं है। ना वो ये कह रहे हैं कि वो हाँ ये ज़रूर कहते रहते हैं कि उनकी जान को ख़तरा है और हो सकता है, लेकिन वो ये नहीं कहते कि जी मुझे चूँकि मेरी तबीयत ख़राब है तो इसलिए मुझे अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए, या मेरे प्लेटलेट्स गिर रहे हैं या कुछ और में मुझे मसला हो रहा है तो इससे मुझे जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया जाए। तो ये एक डिफरेंट सा इमरान खान और बाकी सियासतदानों से मुख्तलिफ हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसमें वो कोई मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल ग्राउंड्स पे कोई रिलीफ मांगने को वो नहीं मांग रहे हैं। अच्छा देखिए, काजी फैसल साहब जो हैं उन्होंने जो फ़ैसला दिया उस पर 2 सहाफ़ियों की मैं राय आपको दिखाना चाहता हूँ। एक तो समी इब्राहीम साहब हैं। समी इब्राहीम साहब ने कहा कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैसल ने सदर आरिफ अलवी के हवाले से अपनी कदूरत और नफ़रत का भरपूर इजहार और फ़ैसला लिखवाते हुए वक्त वो कुछ लिखवा दिया जिसका आज के मुकदमे में मेरी दानिश में कोई ताल्लुक़ नहीं बनता था। सिर्फ अपना साड़ा निकाला उन्होंने। जस्टिस साहब फैसले में लिखते हैं कि सदर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली तोड़कर गैर आइनी काम किया। यानी ये मेरा ख्याल पिछले साल की बात हो रही है जब इमरान खान ने उनको असम्बली तोड़ने के लिए कहा था, उन्होंने असम्बली तोड़ दी थी, जो फिर अदालत में शायद चैलेंज हुई थी। असम्बली तोड़कर गैर आइनी काम किया। सदर का यह अमल गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। सदर का यह अमल गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। सदर के पास अदम एतमाद के बाद असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं था, इसके बावजूद असम्बली तहलील की। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी मामलात में अज खुद नोटिस लिए। तहरीक अदम एतमाद के बाद ही सियासी बहरान पैदा हुआ। समी इब्राहिम साहब लिख रहे हैं। अमीर अब्बास ने ट्वीट की हुई है, वो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ईसा को जब जब मौका मिलता है तो वो बार बार ताहिर कादरी, इमरान खान और सदर आरिफ अलवी पर तंज करते हुए कचोके लगाते हैं। ये जाहिर करता है कि उनके तहत शऊर में इन तीनों शख्सियात के बारे में कोई तासुब या अनाद मौजूद है। क्या चीफ जस्टिस के मनसब पर फाइज किसी शख्स को अपना तासुब यूँ जाहिर करना चाहिए? अच्छा, सिर्फ यही नहीं बल्कि जिन जिन शख्सियात से उनका अनाद है उनके बारे में वो इसी किस्म की राय का इजहार करते हैं। अज़हर सिद्दीक़ के बारे में भी उन्होंने पिछली समात में काफ़ी कुछ कहा, उनका नाम लिए बगैर। अनवर मंसूर साहब को डांटते रहे कि अपने क्लाइंट को फिर ये कहें ना, फिर अपने क्लाइंट से ये पूछें, फिर अपने क्लाइंट को क्या होश नहीं थी, क्या आपके क्लाइंट संजीदा नहीं थे? यानी अज़हर सिद्दीक़ के जो वकील थे अनवर मंसूर, उनको काफ़ी उन्होंने अज़हर सिद्दीक़ के हवाले से रगेदा भी। तो ये बात दुरुस्त है कि एक जज को और चीफ जस्टिस को अपनी अनाद का, अपनी तासुब का इजहार कतई नहीं करना चाहिए, जो कि हमें बार बार दिखाई दे रहा है कि वो कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।